शादी होते ही मेरा शौहर मुझे शहर लेकर आ गया। मैं लाहौर शहर के एक छोटे से फ्लैट में रहती थी और मैं फ्लैट में अकेली रहती थी। मेरा शौहर सऊदी अरब में नौकरी करता था। एक दिन मेरा छोटा भाई मेरे घर रहने के लिए आ गया। मैं बहुत परेशान हुई क्योंकि फ्लैट बहुत छोटा था और मैं उसको मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो मेरा भाई था और वो पहली बार यहाँ रहने के लिए आया था। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने वही मेरा छोटा भाई खड़ा था और मुस्कुरा रहा था और आते ही बोला, बाजी मेरा कमरा कौन सा है? क्योंकि फ्लैट में तो सिर्फ दो ही कमरे थे, एक मेरा था। मैंने दूसरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया, ये तुम्हारा कमरा है। देखने में मेरा छोटा भाई बहुत ही खूबसूरत था। वो मुझसे सिर्फ 2 साल ही छोटा था। वो बहुत ही भरपूर नौजवान था और कद काठ से वो भरपूर मर्द लगता था। मैंने उसे खाना दिया। इतने में रात हो गई और मैं जल्दी से अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके लेट गई। मैंने ज़्यादा अपने भाई के सामने नहीं जाती थी। दिन इसी तरह से ही गुजर रहे थे कि एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने अपने छोटे भाई को अपने कमरे में सुला लिया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आज मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है। मैं गहरी नींद में थी जब भाई का हाथ आहिस्ता से मेरे जिस्म पर लगा और मुझे महसूस हुआ तो मेरा जिस्म एक करंट दौड़ने लग गया। मैं 5 माह रुकी हुई थी, इसलिए मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई और ना चाहते हुए भी मैं अपने छोटे भाई का हाथ पकड़कर अपने साथ, अभी कुछ देर पहले ही मेरी अम्मी का फ़ोन बंद हुआ था और कहने लगी कि कल ही अजमल यहाँ शहर पहुँच जाएगा और उसकी नौकरी शहर में लग गई है। मैं ये सुनकर बहुत परेशान हुई क्योंकि मैं अकेले ही एक छोटे से फ्लैट में रह रही थी। मेरा शौहर अकरम बैरून मुल्क नौकरी के लिए गया हुआ था। इस शहर में रहना ही नहीं चाहती थी क्योंकि मैं गाँव से आई हुई थी और मुझे गाँव की ही ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती थी और सादा माहौल में रहना पसंद करती थी। जब से अकरम की नौकरी शहर में लगी थी और वो मुझे शादी के बाद अपने साथ शहर में लेकर आ गया था, कुछ महीनों बाद ही उसके कंपनी वालों ने उसे सऊदी अरब भेज दिया। मैंने उसे बहुत कहा कि मैं अपने घर वापस गांव जाना चाहती हूँ, आपकी अम्मी के साथ रहूँगी और मेरा मायका भी वहाँ पे है। तो उसने कहा नहीं, तुम शहर में ही रहो। मैं 8 माह से ही फ्लैट में रह रही थी और अब आसपास के तमाम लोगों से मेरी जान पहचान भी हो गई थी और मेरा दिल भी यहाँ लग चुका था और छोटे छोटे भी तो परेशानी होगी कि मेरा शौहर यहाँ होता तो मुझे फ़िक्र ना होती और अब छोटे भाई के साथ यहाँ अकेले रहना मुझे गैर मुनासिब सा लग रहा था क्योंकि मैं अपनी अम्मी को मना भी तो नहीं कर सकती थी। रात को जब अकरम की कॉल आई तो मैंने अकरम को बताया कि अम्मी की कॉल आई थी और अजमल भाई यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। तो अकरम ने ये कहा, तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे इसके आ जाने से मुझे तुम्हारी फ़िक्र भी नहीं होगी। मैं उसको कैसे बताती कि मैं उसके साथ अकेली नहीं रह सकती। काश अकरम मेरी मजबूरी जान सकता। फिर मैंने अकरम को कहा कि आप अम्मी को कॉल करके मना कर दें, मैं उसका साथ नहीं रह सकती थी। जैसे ही अकरम ने मेरी ये बात सुनी तो वो मेरे साथ नाराज़ होने लगा और कहने लगा कि तुम अपने भाई से क्या ख़तरा है, क्योंकि मुझे शुरू से ही अपने भाई अजमल अच्छा नहीं लगता था। मेरा शौहर अकरम मेरी खाला का बेटा था और मैं इसको अच्छी तरह से जानती थी। मेरा शौहर एक सुलझा हुआ समझदार था और वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। मेरा भाई एक लोफर और बदमाश किस्म का आदमी था। वो गांव में हर लड़की के साथ दोस्ती वगैरह करता था और बहुत सी लड़कियां इसकी बात करती थी। मैंने तमाम लड़कियों की बातें सुन रखी थी अपने भाई के बारे में कि वो कितना गलीज़ है। इस वजह से मैं डर रही थी। फिर उसका मेरे साथ घर में अकेला रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। नौकरी लग जाने का मतलब ये था कि वो कई महीने तक रहेगा। उसकी नौकरी पक्की हो गई तो वो यहाँ साल भर भी रह सकता था। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं जानती थी कि मेरा शौहर अकरम वो 6 माह से पहले तो घर में आने वाला नहीं है। अगले ही दिन मैंने अपने भाई को पसंद की बिरयानी बनाई क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे ख़ास तलकीन की थी कि अपने भाई का ख्याल रखना। 7 बजे मेरे घर की बेल बजी। मुझे मालूम हुआ कि अजमल भाई होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा भाई खड़ा मुस्कुरा रहा था और बेतकल्लिफ़ी से बैग लेकर अंदर आ गया और कहने लगा, बाजी बस सफ़र का भी इंसान को बहुत थका देता है। और फिर कहने लगा कि मेरा कमरा कौन सा है ताकि मैं लंबी तान कर सो सकूं। मैंने उसको दूसरे कमरे का इशारा किया कि ये तुम्हारा कमरा है, तुम जाकर उसमें सो सकते हो। तो वो चला गया। तो कहने लगा, बाजी मुझे ये रूम अच्छा नहीं लग रहा, मैं आज आपके कमरे में सो जाता हूँ, हो सकता है मुझे सुकून की नींद आ जाए। इस वक्त मैं उससे बहस करने के बिल्कुल मूड में ना थी क्योंकि मेरा भाई क्या सोचेगा कि आते ही बाजी ने बहस करना शुरू कर दी है। तो इस वजह से मैं चुप हो गई। मेरा भाई अब काफ़ी बड़ा हो चुका था और कद काट की बदौलत वो एक भरपूर नौजवान लगता था। फिर मैंने खाना गर्म किया और अब वो नहा के आ चुका था और बिरयानी देखकर वो खुश हो गया था। तो कहने लगा, बाजी क्या बात है, आपको हाथ के जायके की बिरयानी खाकर मज़ा ही आ गया और जब तुमसे शादी करके शहर आई हो उस किस्म की बिरयानी नहीं खाई आज तक।
مجھے بہت ہی مزہ آ گیا اور کہنے لگا باجی آپ کے لیے تحفے بھی لایا ہوں، چلے آ جائیں کمرے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پھر میرے بھائی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے کے اندر لے جانے لگا۔ میں نے کہا بھائی میرا ہاتھ چھوڑو، تو وہ کہنے لگا باجی پہلے تم تحفہ تو دیکھ لو۔ وہ میرے لیے ایک فینسی سوٹ لایا تھا اور کہنے لگا تمہارے لیے میں نے یہ لیا ہے، لیکن جس قسم کا وہ لڑکا تھا میں نے کہا مجھے اس سے دور رہنا چاہیے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں اپنی زندگی کو کس عذاب میں مبتلا کر لیا ہے۔ رات کو اجمل میرے کمرے میں ہی سویا تھا۔ اس رات میں باہر ہی صوفے پر سوئی تھی اور مجھے اپنے کمرے میں سونے کی عادت تھی۔ میں نے اگلے ہی دن اس کو کہہ دیتی ہوں کہ میں اپنے کمرے میں ہی سوؤں گی کیونکہ مجھے باہر نیند نہیں آتی، تم ہی ڈرائنگ روم میں سو جانا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ گھر سے جا چکا تھا اور دوپہر کو وہ خوشی خوشی گھر آیا تھا اور کہنے لگا کہ میری نوکری پکی ہو گئی ہے، اور میں بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ اجمل اب یہیں پہ رہے گا اور میرا جینا حرام کرے گا، اور کہا کہ باجی میں کل سے ہی جوائن کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ لانچ میں بیٹھ گیا اور سامنے پڑی ایک ٹیبل کے اوپر اپنا اس نے پاؤں رکھ دیا اور کہنے لگا کہ آج کافی تھک گیا ہوں۔ پھر کہنے لگا باجی مجھے ایک کپ چائے بنا کے دو، تو میں کچن میں گئی اور اس کے لیے چائے بنا کے لائی اور میں نے کہا اجمل بھائی مجھے اپنے کمرے میں سونے گیا تو تم دوسرے کمرے میں سو جانا آج سے۔ تو وہ کہنے لگا باجی نہیں، ہم ایک ہی کمرہ ایڈجسٹ کر لیں گے اور ہم دونوں مل کر ساتھ ہی ایک روم میں سوئیں گے۔ مجھے اس بات کی بالکل بھی اجمل سے امید نہ تھی۔ اجمل کی یہ بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا اور میں اٹھ کر کچن میں جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا باجی تم غصے میں اور بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہو۔ میں جانتی تھی کہ وہ اس قسم کی باتوں کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیونکہ میں جانتی تھی وہ اس قسم کا ہی انسان تھا۔ اس قسم کی ہی باتوں میں اس کو مزہ آتا تھا اور وہ بیٹھے بٹھائی ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ جس قسم کی وہ انگلش مووی دیکھ رہا تھا اس مووی کی آواز مجھے کچن میں سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کو جا کے کھری کھری سنا دوں کہ کچھ تمیز نہیں ہے کہ گھر میں اور اپنی بہن کے ہوتے ہوئے بھی اس قسم کی مووی دیکھ رہے ہو، اور وہ بھی اونچی آواز میں۔ میں نے رات کا کھانا بنایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب میں اپنے کمرے میں انٹر ہوئی تو کمرے کا حال دیکھ کر میرا سر چکرا گیا، کیونکہ کمرے کی ساری چیزیں بکھری پڑی تھی، جوتے کہیں پڑے تھے، چادریں کہیں پڑی تھی۔ میں بہت ہی نفاست پسند لڑکی تھی اور گھر کا بہت زیادہ خاص خیال رکھتی تھی اور اپنے کمرے کو اچھی طرح سیٹ وغیرہ کر کے رکھتی تھی، اور سارا سامان میں نے اٹھایا اور اس کے بیگ میں ڈال کر بیگ بند کیا اور آ کر باہر رکھ دیا۔ کھانا بنا کر میں اپنے روم میں چلی جاتی اور روم کو لاک کر دیتی کہ اجمل بھائی کھانا کھا کر اپنے روم میں چلا جائے گا، تب ہی میں باہر آؤں گی۔ بہتر ہے کہ مجھے اس کی ایک نمبر گھٹیا انسان سے سامنا ہی نہ ہو، تو اتنا ہی میرے لیے اچھا ہوگا۔ پھر اگلے ہی دن میرے دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا کھانا تو ٹیبل پر لگا دو باجی، آپ تو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کا بھائی کب سے بھوکا بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں نے تو سب سامان ریڈی کر دیا ہے، آپ اٹھا کے پلیٹ میں ڈال لو، کیا تم بھائی اپنا کھانا بھی نہیں اٹھا سکتے؟ میری بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلا کر کہنے لگا میں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن یہ کہہ کر وہ مسکرانا شروع کر دیا اور اس کے معنی خیز مسکراہٹ مجھے زہر لگتی تھی۔ لیکن یہ سارے کام باجی اب تو آپ کو ہی کرنے پڑیں گے، چلو جاؤ جلدی سے کھانا لگاؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا اور کچن میں چلی گئی اور کھانا گرم کیا اور ٹیبل پر لگا دیا۔ میں نے اپنا کھانا اٹھایا اور اپنے روم میں جانے لگی تو بھائی کہنے لگا باجی تم بھی یہیں بیٹھ کر کھانا کھا لو، ہم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنے روم میں ہی کھانا کھاؤں گی۔ تو کہنے لگا باجی انسانی گوشت نہیں کھاتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم مسلمان ہیں اور ہم پر انسانی گوشت حرام ہے۔ میں آپ کو کھا تھوڑی جاؤں گا، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ اور مسکرانے لگا اور کہنے لگا باجی میں جب سے آیا ہوں نا آپ مجھ سے بات کرتی ہو نہ میرے ساتھ بیٹھتی ہو، میں بہت تنگ آ چکا ہوں۔ مجھے لگتا ہے اکرم بھائی بھی اسی وجہ سے آپ کو چھوڑ کر سعودی عرب چلے گئے ہیں۔ تم بھی اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھتی ہوگی، نہ بولتی ہوگی نہ بات کرتی ہوگی، اسی وجہ سے اکرم بھائی تنگ آ کر سعودی عرب چلے گئے ہوں گے۔ میں نے اسے غصے سے کہا چپ کرو، تم اپنے کام سے کام رکھو اور اپنا کام کرو، تمہیں میرا خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیا کرتی ہوں، کہاں بیٹھتی ہوں، کیا کھاتی ہوں، کیا نہیں کرتی، تم کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، بس اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ کھڑا مسکرا رہا تھا اور کہنے لگا باجی آپ تو غصے میں اور بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہو، کاش اکرم بھائی کی جگہ میں ہوتا تو مزہ ہی آ جاتا۔ اس کی یہ بات سن کر میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، بہن ہوں میں تمہاری۔ تو وہ کہنے لگا باجی تم بھی نہ، بھائی بہن میں تو ایسے مذاق چلتے ہی رہتے ہیں، تم شاید بیزار قسم کی لڑکی ہو، باجی تم میرے ساتھ زندگی گزار کے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ زندگی کتنی حسین ہے۔ وہ ایک سے ایک نیولا توڑ اپنا منہ ڈال رہا تھا اور کھانا کھا رہا تھا
मैं उससे गुस्से से खड़ी देख रही थी। मैंने कहा, आज ही अम्मी को कॉल करती हूँ और उससे बात करती हूँ, वो तुम्हारा दिमाग ठीक करेंगी कि किस तरह अपनी बहन से बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उससे तो जैसे किसी बात की परवाह भी नहीं थी। मैंने फ़ोन पर अम्मी को अजमल के बारे में सब बताया। अम्मी को ये भी बताती थी कि अजमल भाई किस तरह के किस किस्म की बातें मेरे साथ करता है। मगर मेरी अम्मी भी अजीब किस्म की औरत थी। वो मेरी एक भी ना सुनती थी, क्योंकि अम्मी अपने बेटे पर पूरा भरोसा था और उसके ख़िलाफ़ एक बात भी नहीं सुनना चाहती थी। और अम्मी उल्टा मुझे ही कहने लगी कि तुम गलत सोचती हो, क्योंकि ना जाने क्यों अम्मी अजमल पर इतना भरोसा था और उसके ख़िलाफ़ एक बात भी सुनना गवारा नहीं करती थी। एक रात मैं अपने रूम में सो रही थी। अचानक ही मुझे बारिशों की वजह से मेरी आँख खुली और मुझे लगा कि गैलरी में कोई है। तो मैंने जैसे ही पर्दा हटाकर देखा तो दो लड़के पिस्टल उठाकर खड़े थे। मैं नहीं जानती थी कि ये कैसे अंदर आए और मुझे कुछ समझ ना आया। मैं भागती हुई अपने कमरे में आई और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मैंने जाके अजमल भाई का दरवाज़ा खटखटाया और अजमल भाई बहुत ही गहरी नींद सो रहे थे। कुछ ही देर में उसने दरवाज़ा खोला और आंखें पूरी तरह से खुली हुई नहीं थी और मुझे देखकर हैरानी से पूछने लगा, बाजी क्या हुआ? मुझे अपने कमरे में देखकर मेरी हालत देखकर वो बहुत हैरान हुआ और पूछने लगा। मैंने उसे साइड पर ले जाकर दरवाज़ा लॉक किया। अभी उसको बताने ही वाली थी कि मेरे रूम में चोर में इतना बोला था। हमारे रूम के दरवाजे पर दस्तक होने लगी और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो गया और अजमल भाई भी आवाज़ सुनकर घबरा गए और मैं ज़ोर से भागकर अजमल भाई को लिपट गई और अजमल भाई को मैंने अपने साथ लिया था और मेरे दिल की धड़कनें भी तेज़ हो गई थी। शायद मैं बेहद खौफज़दा हो चुकी थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं ये सोच भी रही थी कि आज मेरी जान ही ना निकल जाए। मेरी आज बहुत बड़ी गलती थी और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटकने लगा था और कहने लगे कि दरवाज़ा खोलो। तो मैं अपने भाई अजमल को मना कर दिया कि दरवाज़ा ना खोलना, वरना चोर हमें कत्ल ही कर डालेंगे। मैं इसके पेट पीछे छुपी खड़ी थी और मैंने उससे कहा कि हम दोनों आदमियों को देख चुकी हूँ और उनके हाथ में एक पिस्टल भी है। वो अपने साथ लगाए बेड तक ले गया और अजमल भाई कहने लगा, बाजी तुम परेशान ना हो, हमारा दरवाज़ा लॉक है, ये लोग अंदर नहीं आ सकते। और वो मुझे खुद ही दूर कर रहा था, लेकिन मैं खौफ के मारे अपने भाई के साथ लिपटी हुई थी। उसने मुझे अपने सामने बेड पर बिठाया और ख़ुद भी मेरे सामने बैठ गया। फिर एक नौजवान ने ज़ोर से कहा, दरवाज़ा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। मैंने अजमल का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अजमल ने कहा, आप ही छोड़ दो, मैं बुज़दिल थोड़ी हूँ, मैं जाकर उनका सामना करता हूँ। मैं बहुत डर गई और उसने ज़बरदस्ती मेरा हाथ छुड़ाया और जाने लगा। मैं सोच रही थी कहीं ना जाने ये लोग आपस में इनकी लड़ाई ना हो जाए और वो लोग अजमल भाई को गोली ना मार दें। मैं रोने लगी और कहने लगी कि भाई तुम ना जाओ, हो सकता है वो गोली तुमको मार दें। तो वो कहने लगा, बाजी आप परेशान ना हो, मुझे लड़ना भी आता है और गोली चलाना भी। मैं आज इन लोगों को देख लेता हूँ, तुम चुप करके बैठ जाओ। फिर वो कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद इनके लड़ने और बहस करने की आवाज़ें आ रही थी। मैं बेड पर खौफ के मारे बैठी थी और मेरी रंगत फीकी पड़ चुकी थी और मैं ये सोच रही थी कि अगर उन्होंने अजमल भाई को मार दिया तो उसके बाद मेरे साथ क्या करेंगे। खौफ के मारे मैं कांप रही थी। उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। फिर सुबह मेरी आंखों चिड़ियों के चौहाने की वजह से खुली और मैंने अजमल के बेड पर सोई पड़ी थी और मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ कैसे आई। फिर मुझे रात का गुजरा हुआ वाक़या याद आने लगा। मैं सोचने लगी मैं बुरी तरह लुट चुकी थी। मैं बाहर आई तो अजमल भाई बाहर बैठा सिगरेट पी रहा था और उसका एक बाजू भी ज़ख्मी था। तो मैंने अजमल भाई से पूछा कि अजमल भाई आपको क्या हुआ? तो अजमल कहने लगा, उन लोगों के साथ मेरी फ़ाइट हो गई थी और उन्होंने मुझे गोली मार दी और गोली मेरे गोश्त में लगी और मुझे पिस्टल में एडमिट करना पड़ा और मैं कुछ दिन हॉस्पिटल रहा। आप तो बेहोश हो गई थी, आपको कुछ भी पता नहीं क्या हुआ। अब अजमल भाई काफ़ी चेंज हो गए थे और काफ़ी संजीदा लग रहे थे और इस वाक़े को एक मंथ हो गया था और ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। एक दिन अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और अजमल भाई मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। वहाँ डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि मैं हामला हूँ। फिर मुझे समझ आया कि ये सब अजमल भाई का काम ही है, उसने मुझे हामला कर दिया है और मेरा सर चकरा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं सोच रही थी कि अजमल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं उसकी बहन थी और उसने ही मेरे साथ ये सब कुछ कर दिया। जब मैं घर पहुंची तो मेरा शौहर अकरम आया हुआ था और मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। और मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह अपने शौहर को बताऊं कि मेरा भाई नहीं मुझे हमला कर डाला है। मैं तो मुश्किल वक्त में इसके पास पनाह के लिए गई थी और मुझे ये नहीं पता था कि मेरा भाई मेरी खुशियों का कातिल हो जाएगा और मेरे साथ ये सब कुछ कर डालेगा। मैं रोने लगी थी और मेरा शौहर अकरम मुझे कहने लगा कि तुम मुझे देखकर रो क्यों रही हो,
تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، میں واپس آ گیا ہوں۔ میں اپنے شوہر کو کیا بتاتی کہ میری ماں نے میری زندگی برباد کر ڈالی اور میرے بھائی کو میرے گھر بھیج کر مجھے حاملہ کروا دیا۔ پھر اچانک میں چونک گئی جب امی آئی اور میرے کردار کشی کرنے لگی اور کہنے لگی یہ ہے رپورٹ، تمہاری بیوی حاملہ ہو چکی ہے اور نہ جانے اس کے پیٹ میں کس کا بچہ ہے۔ تو میرا شوہر غصہ کرنے لگا اور چلانے لگا اور پوچھنے لگا یہ کس کا بچہ ہے۔ تو میں نے اپنے بھائی اجمل کی طرف اشارہ کیا تو اجمل کہنے لگا یہ جھوٹ ہے، یہ میرا بچہ نہیں ہے، میں نے خود ہی اس کو آدمی کے ساتھ پکڑا ہے، اسی گھر میں یہ اس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ میری بات کا میرے شوہر نے اعتبار نہ کیا اور مجھے کھڑے کھڑے طلاق دے دی، اور میری سوتیلی ماں اور میرا سوتیلا بھائی دور کھڑے مسکرا رہے تھے اور میری زندگی برباد کر دی تھی۔ اب میں رو رہی تھی اور میری سوتیلی ماں نے کہا تمہاری ماں نے میرا شوہر چھینا تھا اور میں نے آج تمہارا شوہر چھین لیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کے ساتھ دشمنی میں لوگ اس قدر بھی گر سکتے ہیں جو کہ اپنی بیٹیوں کا ہی گھر اجاڑ دیتے ہیں۔ خدا را ایسا کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں کہ آپ کے ایک عمل سے کسی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے، کسی کا گھر بھی اجڑ سکتا ہے۔